नमस्कार दोस्तों, प्रगति कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की। किसकी? हिंदी की। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में जाना जाता है और ये हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा के, कौन सी भाषा? फारसी भाषा के एक शब्द है जिसको अपन बोलते हैं हिंद। इस शब्द से लिया गया है। इस शब्द के दो अर्थ थे। पहला अर्थ हिंद महासागर। पहला अर्थ क्या था? हिंद महासागर। और दूसरा अर्थ है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी। इस शब्द के दो अर्थ हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है और फारसी भाषा में क्या शब्द था? हिंद शब्द था, जिससे लिया गया है क्या? हिंदी। क्या लिया गया है? हिंदी। क्लियर? नेक्स्ट बात करूं, इस हिंदी शब्द में, इस हिंद शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना क्या? हिंदी। क्या बना? हिंदी। और इसी में उ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना हिंदू। क्या शब्द बना? हिंदू। तो दो अर्थ निकले, एक तो हिंद महासागर और एक हिंद देश के निवासी। ई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? हिंदी। और उ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया? हिंदू। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दुष्टों का हनन करने वाला। दुष्टों का हनन करने वाला। अब अपन बात करें आगे तो हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में जाना जाता है। कौन सी भाषा के रूप में? राजभाषा। और इसको ये दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और इसको कौन सी भाषा के रूप में जाना गया? राजभाषा। तो भारत की राजभाषा के रूप में कौन सी विषय को जाना जाता है? तो हिंदी विषय को जाना जाता है। पहली बात क्लियर। राजभाषा के रूप में दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 14 सितंबर 1949 को। बात करते हैं 1955 की। अगर मैं 1955 की बात करूं तो राष्ट्रपति थे कौन? बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खरे। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको अपन कहते हैं राजभाषा आयोग। कौन सा आयोग? राजभाषा आयोग। 1955 में राष्ट्रपति बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको राजभाषा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इस आयोग को 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इस राजभाषा आयोग के द्वारा 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। और सन 1967 बोले तो 1967 में इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करने पर यह कहा गया कि हिंदी जो है, जो हिंदी राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, उनके अतिरिक्त कुछ राज्य ऐसे थे जिनको अपन कहते हैं अहिंदी राज्य। क्या बोलते हैं? अहिंदी राज्य। देखो, अहिंदी राज्य वो होते हैं जो जहां पर कोई स्पेशल लैंग्वेज पहले से विद्यमान हो और उन्होंने हिंदी को मानने से इनकार कर दिया। तो इस संशोधन के अनुसार ये कहा गया कि जब तक अहिंदी राज्य हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, तब तक हिंदी के साथ साथ
पहली लैंग्वेज थी हिंदी। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में वहां पर प्रचलित रहेगी। 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको राजभाषा विभाग कहा गया। अब यहाँ पर अपन बात करें तो एक शब्द आया जिसको अपन कहते हैं राजभाषा। तो बहुत से विद्यार्थी उनको नहीं पता है कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा की अगर मैं बात करूं तो राजभाषा किसी देश में, इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो किसी देश में कानून बनाने, आदेश निकालने और कानून बनाने, आदेश निकालने और अध्यादेश लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर करो कि राजभाषा कहते किसे हैं। राजभाषा किसी भी देश में कोई कानून बनाया जाता है, कोई आदेश निकाला जाता है या कोई अध्यादेश लाया जाता है तो उसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं आगे की। तो हिंदी क्या है कि भाई हिंदी आई कैसे, कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अगली बात है हिंदी भाषा किस प्रकार से आई या उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन ये जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत। संस्कृत भाषा, अधिकांश भाषाएं, जितनी भी भाषाएं बनाई गई हैं वो सारी भाषाएं लगभग किससे बनी हैं, संस्कृत से बनी हैं। तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में कुछ चेंजेज आए तो नेक्स्ट भाषा का निर्माण हुआ, उस भाषा का नाम था पाली। पाली में कुछ चेंजेज आए तो अगली भाषा बनी कौन सी, प्राकृत। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। तीसरी बनी अपभ्रंश। तीसरी जो भाषा बनी उस भाषा का नाम था अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश भाषा की उपशाखा, अपभ्रंश भाषा की उपशाखा, और उस उपशाखा का नाम था शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। इस शोरसेनी अपभ्रंश से निर्माण हुआ किसका, हिंदी का। किसका निर्माण हुआ जी, हिंदी का। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि संस्कृत मूल भाषा थी। संस्कृत के बाद जो भाषा बनी वो बनी पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक उपशाखा थी। अपभ्रंश की एक उपशाखा है, उसका नाम क्या है, शोरसेनी अपभ्रंश। और शोरसेनी अपभ्रंश से निर्माण हुआ किसका, हिंदी का। यहां तक की बात क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आगे की मैं बात करूं
तो अपन लेते हैं हिंदी एक क्या है, भाषा। हिंदी क्या है, एक भाषा है। अब भाषा कहते किसे हैं, भाषा किसे कहते हैं, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो भाषा अपने मन के अंदर उत्पन्न विचारों को जिस माध्यम से अपन प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं, बोले तो परिभाषा, परिभाषा अगर मैं लिखूं तो मन के अंदर उत्पन्न विचारों को, मन के अंदर उत्पन्न विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखो अपने मन के अंदर मान लीजिए कोई भी बात आई, कोई भी विचार आया कि मुझे खाना खाना है, तो अपन सबसे पहले बोलेंगे किसी को कि मुझे खाना खाना है, तो आपने जो ये बात कही ये क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। समझ में आई बात कि ये क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। और इस भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, भाष धातु से हुई है। इस भाष धातु में, इस भाष का अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना या व्यक्त करना। किसी बात को बोलना, प्रकट करना या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। सीधी सी बात तो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है। जिस प्रकार से संस्कृत में लिख धातु चलता है, पढ़ धातु चलता है, उसी प्रकार से धातु चलता है भाष धातु। कौन सा धातु, भाष धातु। और इस भाष का अर्थ होता है बोलना, प्रकट करना या व्यक्त करना। इस भाष शब्द से ही बना भाषण। यदि आप किसी के सामने कोई बात कह रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं भाषण। अगर भाषण दे रहे हो, अपन कहते नहीं कहते किसी को भाषण दे रहा, भाई भाषण दे रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, भाष या भाषण कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई भाषा किसे कहते हैं, मन के अंदर उत्पन्न विचारों को जिस माध्यम से अपन प्रकट कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। नेक्स्ट बात कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो संस्कृत लैंग्वेज से इसको लिया गया है और संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ बोलना, प्रकट करना या व्यक्त करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की मैं बात करूं तो भाषा की कुछ इकाइयां होती हैं, भाषा की कुछ इकाइयां होती हैं। तो मैं प्रमुख रूप से कहूं कि भाषा किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो अपन बात करें, सबसे पहले आती है ध्वनि। सबसे पहले क्या आती है, ध्वनि। ध्वनि, अब ध्वनि किसे कहते हैं, तो इसमें एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन है वो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। दूसरी बात मैं कहूं वर्ण, और वर्ण को ही अपन कहते हैं क्या, अक्षर। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि ये 2 अक्षर भी नहीं पढ़ा, कहने का मतलब 2 वर्ण नहीं पढ़ा या 2 अक्षर नहीं पढ़ा। वर्ण या अक्षर की मैं बात करूं तो ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा कि ध्वनि सबसे छोटी होती है, तो अभी आप कह रहे हो कि वर्ण सबसे छोटे होते हैं। तो देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करना कि अगर मौखिक रूप से बात की जाए, कौन से रूप से, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। जबकि लिखित रूप में,
कौन से रूप में? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? वर्ण को माना जाता है। तो अगर मैं बोलूं ई, तो अगर मैंने इसका उच्चारण किया है तो ये क्या है? साउंड है या ध्वनि है। तो ये क्या कहलाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन किस रूप में? मौखिक रूप में कहलाएगी। अगर मैं लिख दूं ई, अगर मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन से रूप में? लिखित रूप में। कौन से रूप में है जी? लिखित रूप में। यहां तक की बात क्लियर? आगे की मैं बात करूं, नेक्स्ट, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? एक तो हो गई ध्वनि मौखिक रूप से, और लिखित रूप से हो गई क्या? वर्ण और अक्षर, जिसको अपन कहते हैं। तीसरी आती है जिसको अपन कह रहे हैं शब्द, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? शब्द। शब्द की मैं बात करूं तो शब्द कहते किसे हैं? शब्द कहते किसे हैं ये अपने को नहीं पता चल रहा है, तो मैं बता देता हूं शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिल रहे हैं और कोई अर्थ प्रदान कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द के बारे में एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द। और एक चीज और आती है कि भाषा की आधारभूत इकाई, भाषा की आधारभूत इकाई। अगर भाषा की आधारभूत इकाई आ जाए तो भी शब्द, और भाषा की सार्थक इकाई आ जाए तो भी क्या है? शब्द। चौथी आती है वाक्य। अगला क्या है? वाक्य। वाक्य की अगर मैं बात करूं तो वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो निश्चित अर्थ और निश्चित भाव प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह दूं कि राम घर जाता है। मैंने सिंपल सा कहा राम घर जाता है। अब इसमें निश्चित अर्थ है कि राम कहां जा रहा है? घर जा रहा है। दूसरी चीज, भाव भी इसके स्पष्ट है कि वो कहां पर जा रहा है, कि भाई घर जा रहा है। तो बात स्पष्ट हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य में निश्चित अर्थ होता है, निश्चित भाव होता है, इसीलिए भावार्थ की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्णतः इकाई, भाषा की पूर्णतः इकाई, भावार्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्णतः इकाई या पूर्ण इकाई क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि भाषा की इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो भाषा की प्रमुख इकाई आती है पहली ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरी आती है वर्ण या अक्षर। तो ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये किस रूप में आती है? लिखित रूप में प्रयोग में लाई जाती है। देखो तीसरी इकाई आ रही है शब्द। शब्द भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। कहने का मतलब कोई भी आप शब्द ले रहे हो तो वो एक अर्थ प्रदान कर रहा है, वो कहलाएगा सार्थक। इसी को भाषा की आधारभूत इकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? अगली इकाई है वाक्य। तो वाक्य की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? जो निश्चित अर्थ और निश्चित भाव प्रकट करते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। मैंने उदाहरण भी दे दिया आपके सामने। तो ये भावार्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? तो वाक्य कहलाते हैं। भाषा की पूर्ण इकाई किसको कहते हैं? तो वाक्य को कहते हैं। क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं। पहला चैप्टर आ रहा है अपने वर्ण विचार। पहला चैप्टर है और उसका नाम है वर्ण विचार। इस वर्ण शब्द से ही वर्णमाला का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? वर्णमाला का निर्माण हुआ।
तो हिंदी में कुल वर्ण 44 माने जाते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 44 है। जबकि मूल वर्ण की संख्या आ जाए तो मूल वर्ण अगर अपन बात करें तो मूल वर्ण की अगर बात करूं तो ये होते हैं 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब इन कुल वर्ण जो 44 हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया। तो वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इन दो भागों में डिवाइड किया गया वर्णों को। पहला क्या है? स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। देखो, स्वर की परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब इनमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हो। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या 11 है। कुल संख्या स्वरों की कितनी है? तो 11 है। स्वरों की कुल संख्या 11 है। जबकि मैं बात करूं व्यंजनों की तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। 33 व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। तो व्यंजन कितने? 33, स्वर कितने? 11। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले स्वरों की। किसकी बात करते हैं जी? स्वरों की। तो यदि मैं स्वरों की बात करूं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा हो गई। स्वरों की संख्या कितनी? 11। अब इन 11 स्वरों को मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ और औ। कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 ही स्वर आपके सामने हैं। और आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 11 ही स्वरों की अपन ने नाम नोट कर दिया। अब अपन बात करें कि सर इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो जहां जहां पर री आएगा वहां वहां समस्या खड़ी करेगा। जहां जहां पर री आएगा वहां वहां समस्या खड़ी होगी। कैसे? कि अगर पूछ ले कि लिखित रूप में स्वरों की संख्या कितनी है, लिखित रूप में स्वरों की संख्या, लिखित रूप में स्वरों की संख्या है कितनी? 11। अगर मैं बात करूं कि मौखिक रूप में स्वरों की संख्या कितनी है, मौखिक रूप में स्वरों की संख्या तो ये होती है 10। कि सर 10 कैसे होती है मौखिक रूप में? क्योंकि जब आप री का उच्चारण करते हो, जब आप री का उच्चारण करते हो, इस स्वर का जब आप उच्चारण करते हो तो आप उसको इस प्रकार से या इस प्रकार से उच्चारित कर रहे हो, री या री के रूप में। तो आप देखो कि मौखिक रूप से तो आप ये बोल रहे हो,
लिखित रूप में ही तो उसको लिख रहे हो। तो जब आप लिखित रूप में लिख रहे हो तो लिखित रूप से तो कितने हो जाएंगे 11, मौखिक रूप से कितने हो जाएंगे 10। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने योग्य है कि मौखिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। लिखित रूप से कितनी होती है, तो 11 होती है। अब अगर मैं बात करूं स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण करते समय अपने को यह पता लगाना है कि स्वरों को अपन किस किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, कैसे कैसे इनका डिवाइडेशन अपन कर सकते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किस तरीके से समझना कि आप किसी स्वर को उच्चारित कर रहे हो और उसमें कितना समय लग रहा है, इससे पता चलता है कि वो स्वर कौन सी कैटेगरी के अंतर आता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है। पहला ह्रस्व स्वर, पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लूत स्वर। 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। देखो ह्रस्व शब्द का अर्थ होता है छोटा या कम। तो ह्रस्व स्वर क्या होंगे, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को अपन क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्योंकि ह्रस्व शब्द का अपने आप में अर्थ क्या है, छोटा या कम। इन्हीं स्वरों को ह्रस्व स्वर कह दो, या इन्हीं स्वरों का एक और नाम है, उसको अपन कहते हैं मूल स्वर। पूछ ले एग्जाम में कि निम्नलिखित में से मूल स्वर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है, अ, ई, उ और री, छोटी ई और छोटा उ। ठीक है, तो अ, ई, उ और री। तो स्वरों की संख्या कितनी है ह्रस्व स्वरों की, तो कितनी है, 4 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि जहां जहां पर री स्वर आएगा, जहां जहां पर री आएगा, वहां वहां पर कंफ्यूजन होगा। तो अगर पूछ लें कि ह्रस्व स्वरों की संख्या लिखित रूप में कितनी है, तो लिखित रूप में कितनी है, 4। अगर पूछ ले मौखिक रूप में कितनी है, तो मौखिक रूप में फिर कितनी लिखोगे, 3। मौखिक रूप से कितने हैं, 3। इन्हीं स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर बात करें परिभाषा की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की डेफिनेशन याद करने के लिए आपको एक चीज का पता होना जरूरी है, किसका, ह्रस्व स्वर का, क्योंकि तुलना इसी से करते हैं। मान लीजिए इसके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगा। कितने सेकंड का जी, 1 सेकंड का समय लगा। 1 सेकंड का समय लगा, तो दीर्घ शब्द का अपने आप में अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, परिभाषा अगर मैं लिखूं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में
ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गई कि ह्रस्व स्वर में यदि मान लीजिए 1 सेकंड लग रहा है तो दीर्घ स्वर में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, और प्लुत स्वर में कितना लगेगा, तो 3 सेकंड। याद कैसे करें, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। डेफिनेशन भी सेम ऐसी की ऐसी रहेगी। प्लुत स्वर की अगर परिभाषा की मैं बात करूं, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो 4 तो ये निकाल दो, 4 तो हो गए ह्रस्व स्वर, बाकी कितने बचे, 7 बचे। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। लिखित रूप में 4 और मौखिक रूप से 3। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7। तो अब आप कहोगे सर कि 7 और 4 तो 11 हो गए। तो अब प्लुत स्वर में क्या आएगा, तो प्लुत स्वर की अगर मैं बात करूं, प्लुत स्वर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, प्लुत स्वर की क्या परिभाषा, कि प्लुत स्वर कहते किसे हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में, ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देखो ह्रस्व स्वर में 1 सेकंड लग रहा था, तो दीर्घ स्वर में कितने सेकंड का समय लगा, 2 सेकंड का, और प्लुत स्वर में कितने सेकंड का समय लगा, तो 3 सेकंड का। कैसे कि सर 11 ही स्वर तो ऊपर हो गए, तो फिर प्लुत स्वर में क्या बचे। तो मैं आपको बता देता हूं कि 11 ही स्वर ऊपर हो गए उससे कोई मतलब नहीं है। प्लुत स्वर में एक विशेष प्रकार का चिह्न का प्रयोग किया जाता है। किसका, चिह्न का प्रयोग किया जाता है, और उस चिह्न को इस प्रकार से शो करते हैं। अगर किसी स्वर के पीछे ऐसा चिह्न आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये कह रहा है कि इससे पहले वाले स्वर को आप लंबा खींचो। जैसे आपने बहुत सी बार लिखा हुआ देखा होगा, उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण में देखा होगा आपने ओम, इस प्रकार से लिखा होता है। तो आप इसका उच्चारण करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई वर्ण होगा, जबकि ये कोई वर्ण नहीं है। ये तो एक चिन्ह है जो शो कर रहा है कि आप जो ओम लिख रहे हो, इसके ओ को आप क्या करो, लंबा खींचो। तो प्रत्येक स्वर क्या होता है, अपने आप में प्लुत होता है। तो इनकी संख्या की यदि मैं बात करूं कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 ही है। किसी भी स्वर के पीछे यदि आप क्या जोड़ दोगे, ये ऐसा चिन्ह जोड़ दोगे, तो वो स्वर अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लुत हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगला जो वर्गीकरण है उसकी मैं बात करूं तो स्वरों का नेक्स्ट वर्गीकरण है, वो है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर
देखो, जीवा की सक्रियता के आधार पर बोले तो अपनी जो जीभ है वो कितनी एक्टिव रहती है, उसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में जी? 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्चिम स्वर। अपनी जीभ को अपन 3 भागों में डिवाइड करें तो सबसे पहले आगे वाला जो हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं अग्रभाग। तो वहां से अगर कोई स्वर निकल रहा है तो उसको अपन कहेंगे अग्रस्वर। मध्य भाग से, जीवा के मध्य भाग से यदि कोई स्वर की उत्पत्ति हो रही है तो वो कहलाएगा मध्य स्वर। और जीवा के पश्चिम भाग बोले तो पीछे वाले हिस्से से यदि किसी स्वर की उत्पत्ति हो रही है तो वो कहलाएगा पश्चिम स्वर। अगर मैं बात करूं अग्र स्वर की तो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि जीवा के अग्र भाग से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई और री। ये ऐसे स्वर हैं जिनका निर्माण बोले तो उत्पत्ति कौन से भाग से होती है? तो जिह्वा के अग्र भाग से होती है। इसीलिए इनको कौन सा स्वर कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। दूसरी मैं बात करूं मध्य स्वर की। किसकी? मध्य स्वर की। तो मध्य स्वर में सिर्फ एकमात्र स्वर है, उसका नाम है अ। कौन सा स्वर है? अ स्वर जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। राइट। मैं अगर बात करूं पश्च स्वर की कि जीभ के पिछले हिस्से से कितने स्वर निकलते हैं तो 6 तो ये हो गए। तो कितने बचे? 5 बचे। कौन कौन से? आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। कितने हो गए जी? 5 हो गए। तो जिह्वा के पश्च भाग से निकलने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अग्र भाग से निकलने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और मध्य भाग से निकलने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? तो 1 है। ठीक है। अग्र स्वर की अगर मैं बात करूं तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री। तो यहां पर फिर री आ रहा है, फिर री आ रहा है। तो लिखित रूप में तो अग्र स्वर कितने होते हैं? 5। लेकिन मौखिक रूप से कितने होते हैं? तो 4 ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि री का उच्चारण अपन क्या करते हैं? री का उच्चारण अपन क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। इसीलिए री को अपवाद स्वरूप देखा जाता है। री जहां जहां आएगा उसको अपवाद की दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है क्या? तो आज अपन ने बात करी कहाँ की? स्वरों की। सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? अपन ने ये जाना कि हिंदी को राजभाषा कब माना? तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। और एक बात और रह गई कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। कि सर देवनागरी लिपि क्या होती है? अब अपने को ये नहीं पता। तो देवनागरी लिपि वह लिपि होती है जिसमें बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि, जिसमें बाएं से दाईं ओर। तो अपन जितने भी वर्ड लिखते हैं, जितने भी वाक्य या शब्द लिखते हैं, हमेशा बाईं तरफ से शुरू करते हैं और दाईं तरफ खत्म करते हैं। इसी लिपि को कहा जाता है देवनागरी लिपि। आपको जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे हुए मिलेंगे वो इसी प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे, जिनमें बाईं तरफ से शुरुआत करके दाईं तरफ उसको खत्म किया जाता है। ऐसी लिपि को कहते हैं देवनागरी लिपि। जिस प्रकार से अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन,
उर्दू की लिपि है फारसी, उसमें दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखा जाता है। उर्दू की जो लिपि है उसमें आप दाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और बाईं तरफ जाकर उसको खत्म करते हैं। ऐसी लिपि को कहा जाता है कौन सी? फारसी लिपि। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पैटर्न के साथ।